संघीय व्यवस्था में कुछ बातें बची हुई हैं। अब हम जल्दी संघीय व्यवस्था पूरा करने वाले हैं। उसके बाद हम अगले टॉपिक में चलेंगे, संसदीय शासन, क्योंकि संसदीय शासन हमारे पूरे सिलेबस का एक बड़ा टॉपिक है। तो जरा बच्चों देख लें, आज संघीय व्यवस्था में एक दो लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, क्योंकि राज्य के निर्माण की बात आ जाती है। और पिछली क्लास में हमने आपको शायद बताया था, यहाँ पे बात खत्म हुई थी कि क्या केंद्र शासित क्षेत्र और राज्य के बीच क्या अंतर है। और अब जरा इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और आज संघीय शासन का लास्ट टॉपिक है, क्या भारत में राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, नए राज्य के निर्माण के बारे में क्या कंडीशन है। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था में जरा देखें, नवीन राज्यों का निर्माण, भारतीय संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों का निर्माण, यह अंतिम टॉपिक है संघीय व्यवस्था में। इसके बाद हम संसदीय शासन में आएंगे। अब देखो दोस्तों, कितना भी इसका मतलब है, आज भी कई बार अलग अलग राज्यों से अलग अलग मांग आती है। कुछ लोग कहते हैं बिहार से मिथिलांचल बनना चाहिए, कुछ लोग उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की मांग करते हैं, और गोरखालैंड की मांग पश्चिम बंगाल से होती है, बोडोलैंड की मांग उधर आसाम से होती है। तो भारत में नए राज्यों की मांग होती रहती है और कभी भी इस पे एग्जामिनर सवाल आपसे पूछ सकता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को देखने के लिए हम जरा शुरू करें संविधान। चूंकि दोस्तों आपको याद दिलाते, सब आपसे कितनी बेसिक बात पूछी जाए, लेकिन हम शुरुआत करेंगे संविधान से। हमारा मामला संविधान से होना चाहिए। और यहाँ एक दो बेसिक बात आपको याद दिला दें कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का यूनियन होगा। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक यूनियन होगा। ये बात लिख दी गई है आर्टिकल 1 में। दूसरी बात आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि राज्यों का संघ में प्रवेश, तो राज्यों का संघ में प्रवेश और उन राज्यों की स्थापना। तो दोस्तों आपको हम याद दिला दें, इसका मतलब है कि भारतीय संघ ये मानता है कि आने वाले समय में किसी भी नए राज्य का निर्माण हो सकता है। ये हमारे संविधान की व्यवस्था में स्वीकार किया गया है। किसी भी राज्य का संघ में प्रवेश किया जा सकता है, किसी राज्य की स्थापना हो सकती है। ऐसा अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि राज्यों का संघ में प्रवेश और राज्यों की स्थापना। आप कहोगे जैसे हमारा गृह प्रवेश होता है, वैसे हमारा संघ में कैसे किसी राज्य का प्रवेश होगा। तो मान लो कि उत्तराखंड बन गया, झारखंड बन गया, तो उत्तराखंड झारखंड को हम कैसे प्रवेश दें। तो स्थापना का मतलब है संसदीय विधि के द्वारा हमारे राज्य बनेंगे, और प्रवेश का मतलब है उस राज्य को हमने कहाँ रखा। यानी अगर कोई भारत में राज्य बनेगा तो आप जानते हो चौथी अनुसूची में उसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि राज्य को राज्यसभा में सीट मिलेगी। फिर राज्य का नाम पहली अनुसूची में लिखा जाएगा। यही प्रवेश है, उसका नाम पहली अनुसूची में लिखा जाएगा, फिर चौथी अनुसूची में लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमने उसको, जैसे कि बड़ी अनुसूचियां हैं क्या, हमारे घर के विभिन्न कमरों जैसी, या घर में रखी अलमारी जैसी। तो अगर कोई घर में हमारे सामान आता है तो विभिन्न पार्ट में जाएगा, कहीं घर में जाएगा, अलमारी में जाएगा। तो ठीक वैसे जैसे उत्तराखंड नामक नए राज्य का निर्माण हुआ तो उसे राज्यसभा में सीट मिली, चौथी अनुसूची, उसका नाम लिखा गया अनुसूची 1 में पहली अनुसूची। तो यही कहते हैं राज्यों की स्थापना और उसका संघ में प्रवेश। और हमारे यहाँ अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी है
तो मान लीजिए कि नागालैंड के लिए आर्टिकल 371A भी रखा गया। तो जब नागालैंड का निर्माण हुआ तो केवल पहली चौथी अनुसूची नहीं लिखी गई, पहली चौथी अनुसूची में उनके नाम नहीं लिखे गए, बल्कि उसके लिए हमें एक अलग आर्टिकल लाना पड़ा। इसका मतलब हमने किसी राज्य को संघ में प्रवेश दे दिया। और आप याद रखो, ये बात इसलिए बहुत जरूरी थी, संविधान निर्माता ये बात जानते थे, क्योंकि जब भारत आजाद हो गया उस समय गोवा पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था, पौंडचेरी पर जो आज पुट्टचेरी बन गया फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को पता था कि देर सवेर इन भूभाग का भारतीय संघ में प्रवेश होना तय है। तो जब इन भूभाग का भारतीय संघ में प्रवेश होगा तो उनको कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, इसलिए आर्टिकल 2 बना दिया गया। और अनुच्छेद 2 जब बना, ये अनुच्छेद 2 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 जब बना तो इसके साथ एक बड़ी ऐतिहासिक घटना ये हुई, जब भारत में सिक्किम का विलय हुआ तो बड़ी घटना बड़ी ऐतिहासिक थी, क्योंकि जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ तो उसके लिए बाकायदा सिक्किम में जन्म संग्रह कराया गया। सिक्किम के लोगों ने कहा कि वो भारत में विलय करना चाहते हैं। तो जब सिक्किम में जन्म संग्रह हो गया तो ये कह दिया गया, तो हमारे संसद में 35वां संविधान संशोधन आया। और 35वें संविधान संशोधन से, अब बात थी 1975 की, यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, एक समय देश में आपातकाल चल रहा था, उसी समय ये संशोधन हो रहे थे। तो 35वें संविधान संशोधन से ये कह दिया गया कि सिक्किम का संघ में प्रवेश कर दिया गया, सिक्किम की स्थापना कर दी गई। भारतीय संघीय व्यवस्था में सिक्किम एक मात्र राज्य ऐसा था। अब जब सिक्किम राज्य की अलग स्थापना संसद ने कर दी, लेकिन स्थापना के साथ उसका संघ में प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा भी जन्म संग्रह का परिणाम आना बाकी था। तो सिक्किम के साथ क्या हुआ कि संसद ने कह दिया, भाई सिक्किम भारतीय संघ का भारतीय संघ का भाग है, लेकिन भाग होने, प्रवेश होने में थोड़ा सा अंतराल रखा गया। अब ऐसा, क्योंकि आप जानते हो संविधान सर्वोच्च है, संविधान के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें अलग से ये संशोधन लाना पड़ा। 35वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 2(1) रखा गया, 2A, और ये केवल सिक्किम के कारण ऐसा किया गया था। अच्छा, सिक्किम एक वजहों से और बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, कि सिक्किम भारत में एक राज्य है। आप जानते हो सिक्किम में बौद्ध धर्मावलंबी बड़ी संख्या में, तो वहां बौद्ध धर्म के फॉलोअर रहते हैं। तो सिक्किम भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पे चीन के पास भी है, उसका सामरिक महत्व भी है, सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो वहां पे एक राज्य ऐसा है जहां पे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार विधानसभा में धर्म के आधार पर भी सीटें आरक्षित हैं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। ये बात बहुत कम बताई जाती है, कम लोगों को पता है, जबकि सेकुलर देश है, फिर भी अब अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से हमारे संविधान में ऐसा किया गया। लेकिन आप पूछोगे फिर कि 2A क्यों किया गया, तो बच्चों ध्यान में रखना है, केवल सिक्किम के लिए किया गया पहला, और बाकी और भारतीय संघ में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था सिक्किम के अलावा। और क्यों किया गया, क्योंकि सिक्किम के स्थापना के साथ उसका प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि जब संसद ने कह दिया सिक्किम भारत का भाग होगा, तो इसका मतलब पहली चौथी अनुसूची में उसका नाम होना चाहिए था, 371 में उसका नाम होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि उस दरमियान सिक्किम में जन्म संग्रह हो रहा था। तो जब तक जनता की राय न आ जाए, क्योंकि वहां के शासक जो चोग्याल वंश के शासक थे, उन्होंने कह दिया था भाई अब सिक्किम भारत का भाग होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये बात वहां की जनता भी कहे, और चीन तो आप जानते हैं, चीन कह रहा था अरे तो भारत देखो होशियारी कर रहा है, सिक्किम को अपने आप मिला ले रहा है, तो चीन की तो बड़ी आपत्ति थी। लेकिन भारत ने उस आपत्ति को दरकिनार कर दिया, और इसीलिए सिक्किम एकमात्र राज्य था जहां राज्य की स्थापना और प्रवेश में अंतर किया गया। तो प्रवेश किसके द्वारा किया गया, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, इसलिए ऐसा अंतर किया गया।
और 36वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 2A हटा दिया गया। आर्टिकल 2A समाप्त हो गया, क्योंकि आर्टिकल 2A आया क्यों था? क्योंकि जब सिक्किम को पहली सूची में स्थान मिल गया, सिक्किम को चौथे सूची में स्थान मिल गया, सिक्किम को 371 में कोई विशेष दर्जा दिया गया, तो 371 में भी सिक्किम का नाम रखा गया, इसलिए अब हमें 2A की आवश्यकता नहीं थी। और आप ये भी पूछोगे कि सर ये बताओ, क्या भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? तो बच्चों उत्तर है नहीं। भारत में नए राज्य के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। तो आप कहोगे फिर तो सिक्किम के लिए बता रहे हो, तो नए राज्यों के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता तब पड़ेगी जब आप उस राज्य को कहीं न कहीं विशेष दर्जा देना चाहते हो, या सिक्किम जैसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाए कि जहां राज्य के प्रवेश और स्थापना में अंतर करना पड़े, तो फिर संविधान संशोधन होगा। अन्यथा हमारे यहाँ किसी भी नए राज्य का निर्माण सामान्य बहुमत से संभव है। हमारे किसी भी राज्य का निर्माण सामान्य बहुमत से हो सकता है, उसके लिए किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय संविधान खास बात है। अब सिक्किम का निर्माण हो गया, अब तो सिक्किम का विवाद खत्म हो गया। एक समय था जब बड़ा ही हाईलाइटेड था, और इस समय इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट माना जाता है, बार बार कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा भी आता है। अब सवाल है कि अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 1 और 2 तुमने बता दिया। अब क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य था नए राज्य का निर्माण, तो नए राज्य का निर्माण हमारे संसद करती है, और पहले राज्य के निर्माण होगा, फिर उसके प्रवेश किया जाएगा। तो जरा देखें अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है। और आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद के द्वारा, बात ध्यान में रखने की है कि संसद के द्वारा भारत में नए राज्य का निर्माण किया जाएगा। किसी भी राज्य की सीमा में वृद्धि की जाएगी, यानी नए राज्य का निर्माण होगा, किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाई जा सकती है, सीमा घटाई जा सकती है। और चौथी बात लिखी गई है, सीमा में परिवर्तन, अल्टरेशन किया जा सकता है। जैसे कपड़े में अल्टरेशन होता है, अल्टरेशन का मतलब है छोटा है बड़ा कर दो, बड़ा है छोटा कर दो। तो सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और फिर राज्य के नाम भी बदला जा सकता है। नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे व्यवहारिक बात ध्यान रखने की है, एक चीज अगर पढ़ो तो दूसरे से उससे निष्कर्ष निकाल लो। इसलिए आजकल अब देखोगे कई बार शहरों के नाम बदल जाते हैं। तो हमारे किसी शहर के राज्य नाम बदलने के लिए, किसी राज्य की राजधानी का नाम बदलने के लिए संविधान में कहीं कुछ प्रावधान नहीं है। इसके लिए राज्य विधानसभा को शक्ति दी गई है, वो काम कर सकता है। यानी किसी राज्य की, अगर कोई राज्य कैपिटल का नाम बदलना हो, और बीजेपी सरकार वाले तो नाम ये बदलते खूब हैं, तो अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो तब तो केवल काम संसद करेगी, क्योंकि यहाँ पे बात ध्यान रखा गया है, संसद को शक्ति ज्यादा दी गई है। क्योंकि हर राज्य अपने हिसाब से बदलने लगेगा, फिर तो राजस्थान कह देगा भाई हमारा नाम तो प्रजास्थान है, कल के नागालैंड कह देगा कि हमारा राज्य तो गोपीलैंड है। तो और नाम रखना दोस्तों इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप ये बात जान के हैरान हो जाओगे कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उसमें संघीय शासन स्थापित हुआ और नेपाल में 7 राज्य बना दिए गए। आज भी वहां राज्यों के नाम इस तरीके से संबोधित होते हैं कि राज्य नंबर 1, राज्य नंबर 2, राज्य नंबर 3, राज्य नंबर 4। ये बात सुन आप कहोगे सर ये कौन सी बात है? जैसे घर में आपके बच्चे हो, आपके बड़े भाई बहन हो, छोटे बहन हो, नए बच्चे पैदा हो तो आप रख दो पप्पू नंबर 1, पप्पू नंबर 2, पप्पू नंबर 3। वैसे नाम थोड़ी होता है, केमिस्ट्री कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि नाम आप देखते हो बड़े संवेदना के साथ, कल्चरल आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हो। तमिलनाडु, कर्नाटका, तो नाम रखना अपने आप में कल्चर का मामला होता है। कई बार नाम रखने में इसलिए विवाद होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ शक्ति संसद के पास है। तो राज्य का नाम, अब आप कहोगे सर नए राज्य का निर्माण,
तो मैं फिर आपको याद दिला दूं, राज्य का नाम बदलना, भूभाग घटाना बढ़ाना ये संसद काम है, लेकिन किसी राज्य, किसी जनपद का निर्माण कर देना ये राज्य काम है। तो फिर आप पूछोगे सर ये बताओ, राज्य किसी भी जनपद का निर्माण बदल सकता है, कर सकता है क्या? उसमें संघ सरकार कोई दखल है? तो दोस्तों देखो, ये राज्य सरकार का दायित्व है, लेकिन फिर भी राज्य को संघ से एक औपचारिकता है कि राज्य संघ से अनुमति लेता है, क्योंकि अब देखो, क्योंकि संघ के भी तमाम कार्यालय उस जनपद में हो सकते हैं। अब मान लो कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया गया, तो प्रयागराज का रेलवे स्टेशन भी है, प्रयागराज में एयरफोर्स स्टेशन भी है, प्रयागराज में रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। तो ये सब तो संघ सरकार के हाथ में है, और जैसे चाहे राज्य अगर हर नाम को बदल दे तो वो डॉक्यूमेंट में नाम चेंज होने चाहिए, संघ में भी। इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि मान लो कि अगर संघ सरकार लिख रही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और राज्य ने इलाहाबाद का नाम रख दिया प्रयागराज, तो विश्वविद्यालय का नाम बदलना ये तो राज्य कर नहीं सकता, इसलिए संघ से परमिशन की जरूरत पड़ती है, अन्यथा ये शक्ति राज्य के पास है। तो ये आ गया अनुच्छेद 3। अब आप कहोगे अब अगर हम इस एक बात कर लें, अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण किया जाए, इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग स्टेट, भाई आप हमारा भारत में 28 राज्य हैं, अब 28 में से 29वां बनाना पड़ेगा तो संसद ही बनाएगी। अब अगर देखो 28 में 29वां बनाना पड़ेगा तो उसका तरीका होगा, भाई 28 में 29वां बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं तिब्बत को छीन लेंगे, ऐसा तो नहीं कि वैसे कहने को तो हमारे बड़े उत्साही लोग हैं, कहते नहीं पीओके ले लेंगे, तो पीओके भी ले लेंगे तभी कश्मीर का पार्ट होगा, नया राज्य तो नहीं बनेगा। भाई नया राज्य आप कैसे बनाओगे? भाई नया राज्य बनाने का एक ही तरीका है, या तो आप 2 राज्यों को मिला दो, भाई 2 राज्यों को मिलाने से कोई नया नाम बन सकता है, या अब 2 राज्यों को मिलाने पर आप कहोगे सर ऐसा कोई अनुच्छेद 3 में लिखा गया है? अगर हम भारत में नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं तो 2 राज्यों को मिलाने पर एक ऐसा राज्य बन जाएगा, तो आप कहोगे सर ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? कि आपने तो ऐसा कभी नहीं देखा होगा, हमारे यहाँ तो अलग कहानी है। भाई झारखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से कट के हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से कट के हुआ, और यही नहीं, आपको दोस्तों 1956 से आपको एग्जाम्पल याद दिला दे, आज तक 1956 के बाद से लेकर आज तक आप ये नहीं, 1956 के बाद जो बात मैं ध्यान के देख के बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं कि 2 राज्य को मिला के नया राज्य निर्माण हुआ हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन सॉरी लेकिन बच्चों, ये प्रावधान इसलिए लिखा गया क्योंकि भारत की मूल संविधान में, यानी मूल संविधान का मतलब है जो नवंबर 1949 में बना, हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और मूल का मतलब होता है कि जब हम संशोधन कर देते हैं उसमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं। एक कार का मॉडल अलग होता है, उसमें थोड़ा सा हम लाइट वेट लगा देते हैं, कई लोग देखते हो, तो संशोधन के द्वारा जो पार्ट है वो भी संविधान ही है, वो संविधान से अलग नहीं है। लेकिन हमारे मूल संविधान में राज्य की 4 श्रेणियां थी, ABCD। ये बड़ा दिलचस्प था। अब ऐसा नहीं है, 1956 के बाद हमारे यहाँ सभी राज्यों की श्रेणियां एक है, लेकिन हमारे मूल संविधान में राज्य की 4 श्रेणी थी। एक का मतलब है जो उत्तर प्रदेश का पहले का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, पहले तमिलनाडु नहीं था। तो ए प्रांत में बड़े बड़े राज्य थे, जैसे कि हमने बताया उत्तर प्रदेश, मद्रास, उस समय मुंबई था, महाराष्ट्र बाद में बना, ए श्रेणी में रखे गए थे। और ए श्रेणी में, यानी एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि मुंबई था, मद्रास था, यूनाइटेड प्रोविंस जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार था। बी कैटेगरी में बड़ी देसी रियासतें जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, ये। और सी श्रेणी में छोटी देसी रियासतें, त्रावणकोर, बिलासपुर, भोपाल, ऐसी छोटी देसी रियासतें थी। और डी श्रेणी में अंडमान निकोबार आइलैंड और अन्य अर्जित क्षेत्र, ये 4 श्रेणी के राज्य रखे गए थे। इसका मतलब है कि
अब ये 4 श्रेणी के राज्य थे, तो आप जानते हो कि जो छोटी देसी रियासतें थी, बिलासपुर, अजमेर, कोडगू, त्रावणकोर, पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, यानी, और ये बात ध्यान देने की है कि दोस्तों हमारे यहाँ एक तो राज्य थे, एक देसी रियासत थी, यानी जब अंग्रेज भी थे तो हमारे यहाँ कुछ राज्यों पर तो अंग्रेजों का सीधा शासन था, पूरी अंग्रेजी व्यवस्था, वहां शिक्षा प्रणाली, सारे नियम कानून सब अंग्रेजों के चलते थे। भारत में कुछ ऐसे भी राज्य थे जो बाकायदा प्रशासन में, वहां में राजा महाराजाओं का प्रभाव था, यानी उन पर केवल अंग्रेजों का नियंत्रण इतना था कि अंग्रेज अगर उनके किसी रक्षा के, विदेश के, संचार के मामले की बात होती तो अंग्रेजी सरकार देखती थी, बाकी मामलों में सब राजा महाराजा अपनी रियासत को चलाने में फ्री थे। यहां उनको अधिकार दिया गया था, इसीलिए उन्हें देसी रियासतें कहा गया। देसी रियासत का मतलब है जिन पर अंग्रेजों का आंशिक नियंत्रण था। बाकी यानी आंशिक नियंत्रण का मतलब है कि जब ये देसी रियासतों का संबंध विदेश का मामला आएगा, बैंकिंग का मामला आएगा, विदेश का, संचार का, रक्षा का, तब अंग्रेजी सरकार देखेगी, बाकी प्रशासन सब ये देसी रियासतें राजा महाराजा देखेंगे। लेकिन देसी रियासतें कुछ गांव जैसी थी और कुछ बड़ी जैसी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ये बड़ी देसी रियासतें थी, इसलिए उनको अलग श्रेणी में रखा गया, छोटी देसी रियासतों को अलग श्रेणी में रखा गया। और ये कहा गया, और ये 4 भाग में रख दिए गए, और उसके बाद अंडमान निकोबार और अन्य अर्जित क्षेत्र, आप जानते हो। फिर आपको याद दिला दें, गोवा का विलय इसमें भी नहीं था, पौंडचेरी या पुडुचेरी भारत का भाग नहीं बना था, सिक्किम उसमें भारत का भाग नहीं था, उन्हें पता था देर से देर इनको हमें शामिल करना है। इसलिए संविधान निर्माता जानते थे कि हमारे यहाँ नए राज्यों का निर्माण होगा, जो अनुच्छेद 3 में है। यानी अनुच्छेद 2 में क्या है, स्थापना और प्रवेश, अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्य का निर्माण। अब आप देखोगे जो छोटे छोटे, अब 1956 में हमारे यहाँ पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसे हम फजल अली आयोग के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसके मुखिया थे फजल अली। तो जब 1956 में राज्य बना तो दोस्तों छोटे छोटे देसी रियासतें, चूंकि सभी ये ए बी सी सी डी श्रेणी से खत्म हो गई, 1956 के बाद तो केवल आया आपका राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, एक नए श्रेणी या केंद्र शासित क्षेत्र आ गया। तो अब सवाल था, जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों को मिलाकर राज्यों का निर्माण किया गया। इसीलिए अगर इस बात को आप देखना चाहते हो कि 2 राज्यों को मिलाने से भारत में राज्य का निर्माण किया जा सकता है, तो वो एग्जाम्पल 1956 में देखा गया, जब कई छोटी देसी रियासतों को एक साथ मिला के राज्य का निर्माण कर दिया गया। और राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है, झारखंड का हुआ। तो झारखंड का निर्माण कैसे हुआ कि बिहार राज्य का एक भूभाग काट के झारखंड बना दिया गया। यानी फिर कैसे हो सकता है, किसी राज्य के निर्माण के लिए अन्य राज्य के भूभाग को मिला देना। और इससे तो हमारे यहाँ आप देखोगे, किसी राज्य के निर्माण के लिए किसी राज्य से या तो कोई क्षेत्र काटना या कोई क्षेत्र को मिला देना। तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कि उत्तराखंड को निर्माण करने के लिए यूपी से क्षेत्र काटा गया, और झारखंड के निर्माण के लिए बिहार से क्षेत्र काटा गया। यानी किसी राज्य के क्षेत्र काटना, उसको मिला देना, ऐसे भी नए राज्य का निर्माण हो सकता है। और आप जानते हो कि मान लो कि कल के लिए चंडीगढ़ को कहीं मिला देना हो, और चंडीगढ़ को मिला देना हो, चंडीगढ़ तो राज्य नहीं है, इसलिए लिखा गया अनुच्छेद 3 में कि राज्य ही नहीं, अपितु अनुच्छेद 3 में यह भी लिखा गया है कि नए राज्य का निर्माण तब भी हो सकता है जब राज्य में किसी भूभाग को शामिल कर लिया जाए। एक राज्य में किसी अन्य राज्य की टेरिटरी को शामिल करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो कल के लिए हम चंडीगढ़ में किसी पंजाब हरियाणा की थोड़ी थोड़ी सीमा शामिल कर लें और चंडीगढ़ एक नया राज्य बन जाए, या चंडीगढ़ की सीमा शामिल कर ले। तो इसलिए अनुच्छेद 3 में लिखा है भूभाग को भी शामिल किया जा सकता है। भूभाग का मामला तब आएगा
यानी जब राज्य का मामला न हो, भूभाग का मामला तब आएगा। और दूसरी बात है, इसका मतलब है कल के लिए हम अंडमान निकोबार द्वीप को भी नया राज्य बना सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी एक साथ रहेंगे। ये शक्ति संसद को है। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ अमेरिका जैसा संघीय व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में 50 राज्य पहले थे, वो आज भी हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पहले आजाद देश हुआ तो 4 श्रेणी में राज्य थे। 1956 में जब नई श्रेणी आई तो एक ही श्रेणी के राज्य रख दिए गए, केंद्र शासित क्षेत्र, अन्य अर्जित क्षेत्र। उसके बाद 14 राज्य बने, आज 28 राज्य हो गए। इसलिए दोस्तों, हम अमेरिका के सिद्धांत को हमने फॉलो नहीं किया, और इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका के संघ में न तो सीमा में, राज्य की सीमाओं को बढ़ाई जा सकती है, न घटाई जा सकती है, न सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और अगर करना भी है तो उसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति आवश्यक है, जो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि राज्य ऐसी सहमति क्यों देंगे? पहली बात। अब राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है? किसी सीमा में, यानी राज्य का निर्माण हो सकता है इतने तरीके से, लेकिन हमारी संसद ये भी कर सकती है कि सीमा में वृद्धि कर दे किसी राज्य की। अब आप ये बात जानते हैं, आप कहोगे सर सीमा में वृद्धि कर देने का मतलब एक ही है। अगर एक की सीमा में वृद्धि करेंगे, दूसरे की सीमा को घटाना भी पड़ेगा, और यहाँ वृद्धि करना तो आसान है, सीमा घटाओ कहाँ से? तो हमारे यहाँ संसद को अधिकार है किसी राज्य की सीमा को घटा दे, बढ़ा दे, क्योंकि याद रखो कई बार तो नए राज्य के निर्माण के लिए किसी न किसी की सीमा तो घटानी पड़ेगी, तभी तो आप उसके भूभाग से कोई राज्य काट के नया राज्य बना रहे हो। यानी, और जब बढ़ाने की बात आती है, जैसे नागालैंड कह रहा है कि हमारी सीमा बढ़ाई जाए, मणिपुर से कुछ स्थान काट के हमारे क्षेत्र में ला दिया जाए, लेकिन ये बात इसलिए नहीं मानी जा रही क्योंकि नागा कुकी के बीच बड़े झगड़े चलते हैं। तो नागा समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि मणिपुर के क्षेत्र में जो भी नागा जनजाति के लोग जिन जनपद में हैं, उखरुल है, चंदेल है, जो मणिपुर के जनपद हैं, उनको काट कहाँ ला दिया जाए? नागालैंड में। इस बात को तो बिल्कुल कुकी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे भी झगड़े हो जाते हैं, और कई बार ऐसा संभव है कि न तो सीमा बढ़ाई जाए न घटाई जाए, बल्कि सीमा में परिवर्तन कर दिया जाए, अल्टेरेशन ऑफ बाउंड्री। और ऐसा कैसे संभव है? अब दोस्तों देखो, सीमा न तो बढ़ाई जाए न घटाई जाए, बल्कि सीमा में परिवर्तन कैसे हो जाएगा? भाई पूरी बाउंड्री तो एक हो गई, लेकिन मान लो हमने 2 फीट कहीं से लिया और 2 फीट कहीं दे दिया, तो पूरे राज्य के भूभाग में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सीमा बदल गई। भाई सीमा तो बदल सकती है, क्योंकि हमने लेन देन कर लिया, भाई किसी से 2 फीट लिया, किसी से 4 फीट दिया, तो राज्य की सीमा तो एज इट इज रही, लेकिन उसकी राज्य का भूभाग तो एज इट इज रहा, वैसा ही रहा, लेकिन उसकी सीमा बदली। सीमा कहीं एक तरफ, मान लो कि एक राज्य की सीमा है जो कि बिल्कुल नदी के किनारे पड़ रही है, दूसरे राज्य की सीमा भी नदी किनारे है, तो पता चला उस राज्य को वहां तक पहुंचने के लिए फिर पुल बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सीमा को बांट के रखने से अच्छा है कि बगल वाले राज्य को दे दिया जाए और उससे किसी और जगह पे भूभाग ले लिया जाए। तो नहीं, अदला बदली हो सकती है, सीमा में परिवर्तन से संभव है। भूभाग न बदले तो भी सीमा बदलाव हो जाए, और नाम में परिवर्तन, इसका मतलब है किसी भी भारत में राज्य के नाम में बदलाव, नागालैंड को कुकीलैंड नागालैंड की सरकार नहीं कर सकती, ये केवल संसद करेगी। ये अनुच्छेद 3 में पहली बार बताई गई है। लेकिन मामला इतना नहीं है। इसका मतलब कहोगे सर ये तो बात बड़ी आसान हो गई, तो अनुच्छेद 3 देखने से हमें लगता है कि अगर कल के लिए संसद चाहे तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित क्षेत्र है उसको पंजाब में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 से ऐसा लगता है। और आप ये भी कह सकते हो सर ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, संसद को हुई अगर नए राज्य के निर्माण हो, नए राज्य के विनाश का अधिकार मिल गया, फिर तो राज्य की अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए और क्या प्रक्रिया है भी अनुच्छेद 3 में लिखी गई है। अनुच्छेद 3 केवल अभी पूरा नहीं है, ये उसका पहला पार्ट है। तो अनुच्छेद 3 में जो और बात लिखी गई है, अनुच्छेद 3 में जो बाकी बातें लिखी गई हैं, उसमें यह है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद को शक्ति तो स्पष्ट हो गया,
नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद तो शक्ति दी गई, लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ राज्य विधानसभा कोई शक्ति है कि नहीं है? तो स्वाभाविक तौर पर ये कहा गया है अगर नए राज्य के निर्माण के लिए संसद ही नहीं बनाएगी तो संसद कैसे करेगी? विधेयक पारित करेगी। और यदि नए राज्य के निर्माण के लिए संसद किसी विधेयक को सदन में, विधेयक का मतलब बिल, विधेयक को सदन में प्रस्तुत करती है, यानी लोकसभा या राज्यसभा में सदन में प्रस्तुत करती है, तो उसके पूर्व सदन में प्रस्तुत करती है तो सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, यानी उसके बाद प्रतिभा यानी द्रौपदी मुर्मू महोदय को दिखाना पड़ेगा कि देखो मैडम, हम ये काम कर रहे हैं कि सदन में विधेयक लाना चाहते हैं, ये काम कर रहे हैं कि सदन, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू जी कहेंगे कि पूर्व अनुमति नहीं, पहले सिग्नेचर चाहिए। सामान्यतः क्या होता है कि जब सदन में कोई विधेयक लाया जाता है, उस दोनों विधेयक सदन पारित कर लेते हैं, तब वो मामला जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास कि महोदय अब बताइए आपकी परमिशन क्या है। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय से पहले से कहा जाएगा बताइए महोदय, आप जब साइन कर रही हैं तो राष्ट्रपति महोदय पूर्व अनुमति देती हैं, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति ये भी देखेंगे कि क्या संबंधित राज्यों से परामर्श ली गई है, संबंधित राज्यों से परामर्श लिया गया है बिल में। यानी जो संसद में विधेयक प्रस्तुत होगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए जब रखा जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय देखेंगे कि क्या संबंधित राज्य से परामर्श लिया गया। इसका मतलब है कि अगर हम तेलंगाना बना रहे हैं तो तेलंगाना बनाने से पहले ये तो देख लेंगे कि भाई कि क्या आंध्र प्रदेश से परमिशन लिया गया। आंध्र प्रदेश से, चूंकि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य से काट के हुआ, आंध्र प्रदेश का भूभाग अलग कर दिया गया, तेलंगाना बन गया, तो आंध्र प्रदेश विधानसभा से पूछा गया। तो ये बात राष्ट्रपति को विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ये बाकायदा लिखा होना चाहिए कि संबंधित राज्यों से परामर्श लिया गया है। लेकिन अगर आप पूछोगे, संबंधित राज्य कह दे नहीं, 1963 में जब ये हुआ कि नागालैंड का निर्माण केरल से होगा, तो नागालैंड का निर्माण असम से होगा, तो असम विधानसभा ने कह दिया ना भाई एकदम नहीं होगा। लेकिन असम विधानसभा की बात को सुनना न सुनना ये राष्ट्रपति की मर्जी है, ये संघ सरकार की मर्जी है, यानी राज्यों से पूछा जाएगा, राज्यों की ओपिनियन ली जाएगी। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है कि राज्य की ओपिनियन बाध्यकारी नहीं है, यानी कुल मिला के राज्यों से पूछना न पूछना और राष्ट्रपति की मर्जी ज्यादा हो जाती है। और ये भी जरूरी है कि जब ये सदन में विधेयक पारित होगा तो याद रखो, ये अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि बच्चों, सदन में जब विधेयक पारित होगा, तो इसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी। यानी संविधान संशोधन आवश्यक नहीं होगा, सामान्य बहुमत आवश्यक है। ये बात बहुत बड़ी है दोस्तों, यानी याद रखो, यानी संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बस एक सामान्य बहुमत आपको मिल गया, उतना पर्याप्त है। यानी सामान्य बहुमत का मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई सामान्य विधि पारित होती है, ये अब अनुच्छेद 3 की ये सारी पूरी बात हो गई, ये पूरी बात हो गई। अनुच्छेद 3 में इतनी बातें लिखी गई हैं इसका मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ नए राज्यों का निर्माण कर देना पूर्णतः संसद का विशेषाधिकार है। नए राज्यों के निर्माण में किसी भी तरीके से राज्य विधानसभा कोई दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य विधानसभा इसे परमिशन दे न दे उसकी कोई मर्जी नहीं है। तो आप यही सवाल करोगे, सर ये तो देखो, ये तो बड़ी भाई संघवाद में संघ राज्य कर बराबरी के हिस्सेदार है, यही बात तुमने पढ़ी। क्योंकि दोस्तों हमें बेसिक बात नहीं भूलनी है, और बेसिक बात यह है कि संघ राज्य के संबंध में राज्य तो बराबरी के हिस्सेदार है।
भाई राज्य पार्टनर है, हमने पहले बताया समकक्ष है। और ये कौन सी समकक्षता की बात? क्योंकि आप पूछोगे क्या सर ये बताओ संविधान में कोई ऐसी जगह है जहां ये लिखा हो कि राज्य संघ से अलग हो सकते हैं? उत्तर है नहीं। तो जब राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, जैसा अमेरिका में भी है, तो संघ को अधिकार किसने दिया कि राज्यों के नाम भूभाग सीमा बदल दे? वो भी सोचो ना, उसके लिए पूछने की आवश्यकता है। यानी कुल मिला के फॉर्मेलिटी है। यानी राज्य की ओपिनियन जैसे अब होता क्या है, अनुच्छेद 3 तो ऐसा लिखा है जैसे हमारे परिवार में होता है। बच्चे की शादी हो रही है, बच्चे से पूछा गया हाँ भाई तुम्हारी शादी करना है, बच्चन का नहीं भी पढ़ना है, का चुप कर, बेकार की बात करता है। तुम बताओगे हम बताएंगे, तो ले भैया, तो पूछने की क्या जरूरत थी? अब ये बात बड़ी, अरे दोस्तों ये बताओ, अपने ही मन से करना था तो पूछना ना पूछना फिर औपचारिकता होगी। इसलिए इस बात पे विवाद होता है। इसलिए दोस्तों इसे अनुच्छेद 3 को ये कहा गया, देख कर कहा गया। आलोचक क्या कहते हैं, देखो अमेरिका का संघ कैसा है? अमेरिका के संघ को कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अमेरिका के संघ को कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी जिसका विनाश न हो, जिसको तोड़ा फोड़ा ना जा सके, अविनाशी। तो अमेरिका में न तो, क्योंकि अविनाशी संघ क्यों है? क्योंकि संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। अविनाशी राज्य क्यों है? क्योंकि संघ राज्य के नाम भूभाग क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन भारत में क्या है? भारत में संघ की स्थिति क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी इनडिस्ट्रक्टेबल फेडरेशन बट डिस्ट्रक्टेबल यूनिट्स। अभी विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी इसका मतलब है संघ का विनाश नहीं किया सकता। इसका मतलब कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, लेकिन उस राज्य के नाम भूभाग क्षेत्र में कभी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसी बात को लोग कहते हैं भैया देखो भारत में तो आधा संघ है, अमेरिका जैसा है ही नहीं है। और आपने कहा पार्टनर है, सामान्य हिस्सेदारी है, और आप यहाँ तो ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे लगता है कि तो हमारे अधीन है। लेकिन दोस्तों फिर वही कहानी है, क्योंकि लिखते समय अंततः आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान निर्माता कोई इसी बात कर रहे थे। तो दोस्तों देखो बार बार हम कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच बराबरी न की जाए। अरे अमेरिका में 18 साल के बाद बच्चे खुद तय करते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमारे यहाँ तो जब तक पिताजी जिंदा हैं तब तक सब कुछ वही तय करते हैं क्या करना है। और अमेरिका में हर राज्य इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक है, संपन्न है। और दोस्तों देखो वहां संपन्नता इतनी ज्यादा है कि वहां हर आदमी पॉलिटिक्स में हर आदमी को ये नहीं कि मुख्यमंत्री बनना है, नेता बनना है। हमारे यहाँ दोस्तों देखो जो भी आदमी है कि समाज संक्रमण काल का मतलब है कि जब भी आप देखोगे समाज में जो विषमता ज्यादा है, और समाज में अभी भी शहर गांव के बीच खाई ज्यादा है। तो गांव का बच्चा जब एक बार शहरों में आता है तो उसे लगता है कि भाई यहाँ तो लोगों के पास बड़ी कारें हैं, बड़े घर हैं, तो हम ऐसी चीज लेके जाएंगे। और हर व्यक्ति को शौक होता है कि एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए। अरे एमपी एमएलए बनना हमारे यहाँ तो अदरवाइज देखो जितने सिंगर हैं, जितने फिल्मी कलाकार हैं, सब लोग एक बार पॉलिटिक्स में जरूर आते हैं। कई बार तो टीचर को भी शौक हो जाता है भाई चले पॉलिटिक्स में। तो हमारे यहाँ समाज अभी संक्रमणकालीन है, यानी न तो समाज पूरा आधुनिक हो पाया है, न परंपरागत हो पाया है। तो थोड़ा दोस्तों बीच बीच में थोड़ा भी उलझे हुए हैं। इसलिए हमारे यहाँ समाज में बदलाव है, समाज में विषमता है। इस वजह से संविधान निर्माताओं ने कहा भाई देखो अगर संविधान इतना कठोर बना दोगे तो भी टूट जाएगा। इतना कठोर दोस्तों व्यक्ति को भी जीवन में इतना कठोर नहीं होना चाहिए। अरे परिस्थितियां बड़ी परिवर्तनशील होती है, तो न तो इतने कठोर हो जाओ कि चेंज हो सको, न तो इतने सरल हो जाओ खाली में बहते ही रह जाओ। तुम्हारे संविधान निर्माताओं का भाई बीच बीच का रास्ता लिया जाए, तो उन्होंने अगर ये रास्ता न अपनाया होता दोस्तों तो हमारे यहाँ बड़ी समस्या होती, क्योंकि फिर राज्य उसी तरीके से आपस में लड़ते जैसे पानी के झगड़े के लिए लड़ते।
तो अमेरिका से कंपेयर करना हर बारे में ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम अलग है। वहां का आदमी कमा खा लेगा तो उसको क्या शौक है, हिमालय पर चढ़ेगा, वो समुद्र में कूदेगा, बंजी जंपिंग करेगा, वहां कंडीशन अलग है। हमारे यहाँ तो पता चला कि नौकरी मिली, उसके बाद क्या कहेंगे, और उसके बाद तो पता चला कि हम बड़ा सा बंगला बनवाएं, कार खरीदेंगे। इसलिए हमारे संविधान निर्माता हमारी परिस्थितियों से वाकिफ थे। और कहीं न कहीं देखो, नए राज्य का निर्माण हो जाना, अनुच्छेद 3 को पढ़ लेना। अनुच्छेद 3 को पढ़ने, देखो दोस्तों, एक बात आपको याद दिला दे, संविधान में जो लिखा गया है और जो व्यवहारिक रूप में होता है उनमें फर्क है। ये बात मैं कई बार बताता चला हूं कि भाई देखो, एक है संवैधानिक वास्तविकता दोस्तों, यानी संवैधानिक वास्तविकता का मतलब है कि संविधान को केवल पढ़कर हम सोचे कि हर चीज समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। एक है राजनीतिक वास्तविकता। अब राजनीतिक वास्तविकता क्या है, जो व्यवहार में हो रहा है, जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी करती है। अब संवैधानिक वास्तविकता तो ये है कि अनुच्छेद 3 देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ही संसद का मूड सनका, जैसे संसद को मर्जी हुई, वो तुरंत नया राज्य भूभाग क्षेत्र से बदल देगा। लेकिन हकीकत की बात यह है कि फिर तो चंडीगढ़ को चाहे तो संसद पंजाब या हरियाणा को दे दे, तो चंडीगढ़ को फिर केंद्र शासित क्षेत्र क्यों बनाना पड़ा, अगर अनुच्छेद 3 में संसद को इतनी ताकत है। दोस्तों आप याद रखो, कल के लिए बीजेपी अगर हरियाणा को देती है, पंजाब से सुनी हो जाएगी। और संघ सरकार क्यों चाहेगी कि भाई हमें कोई एक राज्य नुकसान में आ जाए। इसलिए हकीकत की बात है, कर्नाटका का बेलगांव जनपद, जब ये कर्नाटका का पार्ट है, संसद जब चाहे तब उठा के किसी का महाराष्ट्र को दे दे, नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों, व्यवहारिक और राजनीतिक हकीकत में अंतर होता है। यानी संविधान में जो लिखा गया है और व्यवहार में हो रहा है, वो थोड़ा फर्क होता है। और कई बार जो वकील किस्म के लोग होते हैं वो इसी आलोचना कर देंगे, वो सोचते हैं संविधान में लिखा गया है एग्जैक्टली वैसा ही होता है, तो इसलिए कह देना। और दूसरी बात है कि जब नया राज्य बनता है तो भाई नया राज्य संसद भले बना देती है, लेकिन नया राज्य संसद के अधीन थोड़े होता है। 7वीं अनुसूची से उसे सारी शक्तियां मिल जाती है, यही बात ठीक नहीं है। अब ये बात तो हो गई संवैधानिक। अब जरा देखें कि हमारे यहाँ कब कब राज्य बने, कैसे राज्य बने, कहाँ कहाँ झगड़े थे। तो जरा आप व्यवहारिक पार्ट देख लें कि राज्य कैसे बने, कहाँ कहाँ झगड़े थे। अब जरा देखो दोस्तों, व्यवहार पर आ जाए तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद, चूंकि हकीकत की बात तो ये थी कि 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ था, और नागपुर अधिवेशन से भारत में 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ राष्ट्रीय आंदोलन का। और नागपुर अधिवेशन से बात कह दी गई कि वे आने वाले भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कल्चर भाई, राज्य राजनीतिक बाउंड्री केवल प्रशासन का विषय नहीं होती। अब ये बात खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कही थी। इसे जैसे देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद ही मुद्दा हो गया कि अंग्रेज तो हमारे यहाँ शोषण के लिए शासन करते थे, अब तो हमारी अपनी सरकार है, हम आजाद हो गए हैं, इसलिए हम अब बताएंगे कि सरकार कैसे होनी चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए। इसलिए बच्चों, 1948 में आजादी के बाद पहला हमारे यहाँ बना JBP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों कांग्रेस के बड़े नेता थे। J मतलब जवाहरलाल, V मतलब वल्लभ भाई पटेल, P मतलब पट्टाभी सीतारामैया। और दूसरी बनी थी SK दार कमेटी, SK दार कमीशन। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। दार आयोग, क्योंकि जहां कमीशन होगा इसका मतलब है कि जज होगा। आयोग, जहां कमेटी होगी इसका मतलब इसमें जज होना आवश्यक नहीं है। और दोनों संयोग से, चाहे वो कांग्रेस की कमेटी थी, चाहे ये SK दार था, SK दार कार नहीं, दार DAR, तो SK दार कमीशन ने कहा कि नहीं भाई, भारत में भाषाई आधार पर राज्य नहीं बन सकते। ये कमाल की बात थी। दोनों इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि भारत में भाषाई आधार पर राज्य संभव नहीं है, और लोग डर रहे थे कि भाई अभी तो देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है।
भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ देखो भाषा के आधार पर कितनी समस्या थी भाई। हमारे यहाँ कोस कोस से बदले पानी, चार कोस से पानी। अब भाषा को आप देखोगे तो हमारे यहाँ दोस्तों ऐसी भाषा है, हरियाणा अलग राज्य है, ये सब हिंदी भाषी है। बुंदेलखंड का व्यक्ति हरियाणवी व्यक्ति के आमने सामने आ जाए और दोनों हिंदी भाषा बोलते हैं, दोनों दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। ऐसी विविधता तो दुनिया में कहीं आपको मिल ही नहीं पाएगी, जरा सोच के देखो। और इतना ही नहीं, आप जरा ये भी देख लो, अगर भोजपुरी व्यक्ति भोजपुरी वही हिंदी बोलता है, मारवाड़ी भी हिंदी बोलता है, वो दोनों आमने सामने तो नहीं समझ पाएंगे। एक बार तुम्हें हरियाणा के लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं दोस्तों, ये बात में बड़े सपाट होते हैं। मैं हरियाणा पर जा रहा था तो मैंने किसी ताऊ से पूछा, मैं कहता ताऊ ये बताओ पेट्रोल पंप कहाँ है? तो ताऊ ने कहा आग लगाना है के? हाँ बताओ। मैंने कहा यार आग लगाना नहीं, तुम्हें तेल लेना है। हरियाणा का आदमी ऐसे ही बोलता है। तो अब इतने विविधतापूर्ण देश में दोस्तों कहाँ से लैंग्वेज के आधार पर राज्य का निर्माण करना, ये तो अपने आप में एक नई समस्या को जन्म देना था। और अभी आजाद भारत में दोस्तों नया नया हमारा घर बना था, नई नई आजादी मिली थी, तो पता चला भाई तो हम सोच रहे थे पहले कुछ नए काम करें, पहले से झगड़ा शुरू कर दे, जैसे भारत में नई चैलेंज अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। सपना तो पहले ये था, पहले गरीबी हटाओ, बीमारी हटाओ, अरे भाई फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ाया। इसे दोस्तों लेकिन जो दोनों कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया कि वैसे देखो कि भाषा के आधार प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक क्षेत्र में रहे जरूरी नहीं है। अब तीन चार भाषा बोलने वाले लोग एक ही क्षेत्र में, तो कैसे आप भाषा के आधार पर अलग अलग कर दोगे? तो व्यवहारिक कठिनाई भी थी। और भाषा के आधार पर राज्य बनेगा तो सारे हिंदी भाषी तो एक ही राज्य में आ जाएंगे, वहां भी कठिनाई है। तो फिर ये तय किया गया कि राज्य बनेगा नहीं, लेकिन दोस्तों गांधी बाबा ने राष्ट्रीय आंदोलन में सिखा दिया था कि जो मांग शांतिपूर्ण न मिले उसे सत्याग्रह कर देना, धरना कर देना, प्रदर्शन कर देना। और हुआ यही। गांधी के ही पहली बार भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण के लिए विशाल आंध्र आंदोलन शुरू हुआ। विशाल आंध्र मूवमेंट शुरू हुआ। और आंध्र मूवमेंट क्यों शुरू? तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य आंध्र की निर्माण होने लगी। अब इन लोगों ने कहा अच्छा भारत में हिंदी भाषी के लोगों के बाद सबसे बड़ी भाषा बोलने वाले भाषा तेलुगु भाषा के भाषी लोग हैं। और गांधी बाबा के शिष्य थे पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु गांधी बाबा के शिष्य थे। और उन्होंने कहा देखो गांधी ने कहा सत्य के लिए धरना करो, अनशन करो। और वो 51 दिन से ज्यादा के लिए धरने पर बैठ गए। और इधर पुट्टी बाबा ऊपर मर गए। पुट्टी बाबा मर गए और पूरा का पूरा, क्योंकि जो उस समय का मद्रास राज्य था, यानी पुट्टी श्रीरामुलु कह रहे थे कि विशाल आंध्र आंदोलन क्यों चल रहा था, क्योंकि उस समय के मद्रास प्रांत में आंध्रा भी था, आज का आंध्रा भी था, केरल भी था, कर्नाटक भी था। तो राज्य तो सही बहुत बड़ा था। इतना बड़ा राज्य दोस्तों हो जाएगा तो न केवल कल्चर के हिसाब से उसको प्रशासित करना कठिन है, बल्कि प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो इतने बड़े राज्य में कैसे एक मुख्यमंत्री होगा, विधायक होंगे। राज्य देखो दोस्तों, राज्य बड़ा होगा, देखो छोटे राज्य का फायदा क्या होता है। अब उत्तराखंड में है 13 जनपद। अब जो 13 जनपद होंगे तो मुख्यमंत्री को एक एक जनपद के डीएम का नाम बिल्कुल पता होता है, और जब चाहेगा तब किसी को फोन कर देगा। अब 13 जनपद हैं तो कभी किसी को बुला लिया, कोई काम कर लिया। यानी प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाना, एक छोटा राज्य होगा तो राजधानी आपके पास होगी, छोटा राज्य होगा सचिवालय आपके पास हो जाएगा। अब जरा सोच के देखो, नहीं तो फिर अरे बड़ा राज्य होगा उत्तर प्रदेश में 75 जिले। अब 75 डीएम वगैरह के नाम याद रखना मुख्यमंत्री के लिए सरदर्द है, नहीं याद रख पाएगा।
और आप देखो 75 जो सवाल ये है कि राज्य बड़ा होगा, जनपद बड़े बन जाएंगे, जनपद बड़े बन जाएंगे तो विधायक तो आम आदमी से दूर होगा ही, और एक डीएम साहब भी कभी किसी गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि भाई छोटे राज्य हो जाए तो प्रशासन के लिए अच्छा होगा, और बड़ा राज्य होना कई बार विकास के लिए भी ठीक नहीं होता, क्योंकि पहले उत्तराखंड यूपी का पार्ट था। अब दोस्तों सोचो, हिमालयी तंत्र के लिए विकास का मॉडल अलग चाहिए, जमीन मैदानी क्षेत्र के लिए विकास का मॉडल अलग चाहिए, और हमने उत्तराखंड को यूपी में शामिल कर रखा था, ये तो उत्तराखंड के साथ जाती थी। इसलिए छोटे राज्य की मांग की गई। तो छोटे राज्य का मांग तो विकास के हिसाब से देखा जाए, प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही होता है। लेकिन आप देखोगे भारत में तो समस्या थी कि भाई भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी, और दोस्तों सवाल केवल ये नहीं होते कि छोटे राज्य बना दिए जाए। उत्तर प्रदेश में छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में कोई राज्य बनाते हैं, ये मांग फिर पूर्वोत्तर राज्यों में आ जाती है, जबकि वो पहले से छोटे छोटे हैं। इसलिए कहा भी जाता है दोस्तों, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय इतना कठिन, इतना आसान नहीं होता, उसमें बड़े दांव पेच होते, पूरे भारत को देखना होता है। और पुट्टी से मुल्लू बैठ गए, तो कहने का मतलब था कि भाई आंध्र प्रदेश क्यों न बनता है, तो बड़ी लॉजिकल मांग थी। ये कौन सा तर्क है कि मतलब आज का सोचो, मद्रास प्रांत का मतलब था केरला भी, कर्नाटका भी, आंध्रा भी। आप कहो सर ये तो सही मांग कर रहे थे, तो मांग दोस्तों सही कर रहे थे, लेकिन समस्या ये थी पूरे भारत में इसका प्रभाव हो जाता। तो आप याद रखो, जीवन में कई बार जब दो बुराइयों का चयन करना होता है, तो क्योंकि हमारे पास ये विकल्प नहीं होता हमें कि सबसे अच्छी विकल्प मिल जाए, तो दो बुराई का चयन करना है तो उससे छोटी बुराई का चयन कर ले, नहीं बड़ी बुराई थोड़ा छोड़ दे, कि चयन ही दो बुराई में करना है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा हाँ ठीक है, बड़ा राज्य एक बुराई हो सकता है, लेकिन जैसे बड़े राज्य को बांटने चलेंगे तो नई उससे गंभीर बुराई उत्पन्न हो जाएगी, हो सकता है अखंडता के सामने समस्या आ जाए। तो संविधान निर्माताओं ने कहा भाई इसको अभी छोड़ो, पहले मुद्दा कुछ अलग है, क्योंकि जब नया राज्य बनाओगे तो पानी का झगड़ा शुरू हो जाएगा। नया राज्य बनाओगे, नया सचिवालय, नया राजधानी, तो भैया जब देश आजाद हुआ पहले गरीबी हटाओ, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, या नए सचिवालय, विधानसभा, राजधानी बनते जाओगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा, शासन करने वालों ने सोचा थोड़ा इसको अभी ब्रेक लगाते हैं। तब तक पुट्टी से मुल्लू बैठे, उनका ना भाई हमें तो नया राज्य चाहिए, कमेटी उमेटी से मतलब नहीं है, और धरने प्रदर्शन बैठे, उमर गए। उसी बाद संघ सरकार ने, बड़ी हिंसा हो गई उधर दक्षिण भारत में, तो संघ सरकार ने आनंद फानन में पहली बार 1953 में भाषा के आधार पर नया राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया। यह भारत में बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहली बार कोई भारत में, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर किसी नए राज्य का निर्माण हुआ था, और वो था आंध्र प्रदेश। स्वतंत्र भारत में पहली बार भाषा के आधार पर किसी नए राज्य का निर्माण हुआ, उसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया, भाषा के आधार पर निर्माण हो गया। अब बात ठीक हो गई कि भाई आंध्र प्रदेश बन गया, लेकिन मामला इतना नहीं था। तो आंध्र प्रदेश बनेगा तो आप जानते हो कि हंगामा तो हर जगह से होगा, इसलिए उसके साथ क्या किया गया, उसके साथ बना दे फजल अली आयोग। तो संघ सरकार ने तुरंत उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया, या फजल अली आयोग बना दिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फजल अली कमीशन, कोई नहीं की अध्यक्षता में बना था, ये बना दिया। और उनसे पूछा भाई बताओ हम राज्य में कैसे राज्यों का निर्माण किया जाए, क्योंकि आंध्रा बन गया था तो बाकी की मांग आनी तय थी। तो संघ सरकार ने कहा अब तुम बच नहीं सकते, अब तुम्हें बनाना पड़ेगा, लेकिन राज्य का निर्माण किया कैसे जाए, थोड़ा व्यवस्थित हो, थोड़ा व्यवहारिक हो, तो इसलिए क्यों नहीं कमीशन बना दे। भाई कमीशन जज का प्रभाव रहेगा कि, यानी इसलिए कमीशन का मतलब है बनाएगा दोस्तों। अब किसी पॉलिटिशियन को हेड बना देंगे तो हो सकता है उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो जाए, लेकिन जज तो न्यायाधीश है, वो लॉ का जानकार है। तो फजल अली कमीशन ने कहा कि भारत में जो विशाल राज्य हैं उनको छोटे राज्य बनाया जाना चाहिए, विशाल राज्यों को, छोटे राज्यों को नहीं, विशाल राज्यों को
छोटा करने में कोई हर्जा नहीं है। और छोटे राज्य का निर्माण क्यों होना चाहिए? प्रशासनिक कुशलता के लिए, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए, छोटे राज्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए, और फिर राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़ाए रखने के लिए। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि फजल अली कमीशन ने नहीं कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यद्यपि व्यवहारिक रूप में 1956 में इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर 1956 में राज्यों का पहली बार पुनर्गठन किया गया, लेकिन फजल अली कमीशन ने यह नहीं कहा कि भैया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। यद्यपि व्यवहारिक रूप में भाषा के आधार पर राज्य बने, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है कि फजल अली कमीशन ने कहा कि विशाल राज्य का निर्माण होना, विशाल राज्य जो है इनको छोटा कर दीजिए। राज्य तब बनाइए जब प्रशासनिक कुशलता बेहतर हो, राज्य तब बनाइए जब योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो, और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहे तो नए राज्य बना दीजिए आप। इसका सीधा सा मतलब फजल अली कमीशन ने एक ऐसा आधार बना दिया जिससे हम ये कह सकते हैं केवल भाषा के आधार पर राज्य की मांग करना बहुत वाजिब नहीं है, पहली बात। यानी भाषा का आधार हो सकता है, केवल भाषा नहीं। दूसरी, विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता का मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको लगता है कि एक नया मुख्यमंत्री बनने वाला है इसलिए राज्य की बात कर दी है, तब तो गड़बड़ है। तो फजल अली कमीशन ने आधार रख दिया। फिर बाद में ये आधार थोड़े बदले भी। तो 56 में जब राज्य बना तो उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, ये कहानी आपको कल बता देंगे, और कल ही हमारा संघवाद का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे संसदीय शासन का चैप्टर। जो PDF आपको नहीं मिले होंगे जल्दी से ही मिल जाएंगे। अगर जो नहीं मिला होगा उसके लिए चिंता मत करिए, सारे PDF आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।